हाय किड्स, आज का आपका चैप्टर है 3.4 लेजर। तो सबसे पहले करते हैं वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस। नंबर 1, डिस्कस इन ग्रुप्स एंड शेयर विद वन अनदर। आपको ग्रुप में डिस्कस करने हैं ये पॉइंट्स और एक दूसरे को बताने हैं। तो सबसे पहला है द डेली रूटीन ऑफ योर मदर एंड फादर ऑन वर्किंग डेज। आपके माता पिता का डेली रूटीन क्या है काम वाले दिनों पे। वर्किंग डेज यानी जिन दिनों पे वो काम करते हैं, उन दिनों में उनका रूटीन क्या है। Answer. On working days, my mother and father have a busy routine. जो working days हैं उसमें मेरी मम्मी पापा बहुत busy होते हैं. They wake up early in the morning and get ready for work. वो सुबह सुबह जल्दी उठ के काम के लिए तैयार होते हैं. They usually have breakfast together before leaving for work. वो साथ में नाश्ता करते हैं काम पे जाने से पहले. My mother works as a nurse at a hospital, so she must wear scrubs and comfortable shoes. मेरी माँ हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं, तो वो स्क्रब्स पहनती हैं. स्क्रब्स जो है वो जो आपने देखा होगा हॉस्पिटल का स्टाफ ब्लू या ग्रीन कलर के कपड़े पहनता है, उसे कहते हैं स्क्रब्स. और कंफर्टेबल शूज, क्योंकि वो दिन भर खड़े होके काम करती हैं. माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस. मेरे पिताजी ऑफिस में काम करते हैं. सो ही वेयर्स बिजनेस कैजुअल क्लोथ. इसलिए जो है वो कैजुअल कपड़े पहनते हैं. दे बोथ वर्क अंटिल द इवनिंग एंड देन कम बैक होम. वो शाम तक काम करते हैं और फिर वो घर वापस आ जाते हैं. समटाइम्स दे आर टायर्ड आफ्टर वर्क. कभी कभी जो है वो काम से बहुत थक जाते हैं. बट दे स्टिल मेक टाइम टू स्पेंड विद मी एंड माई सिबलिंग्स. पर फिर भी जो है वो समय निकालते हैं मैं और मेरे भाई बहन के साथ बिताने के लिए. वी यूजुअली हैव डिनर टुगेदर एंड टॉक अबाउट आवर डे. हम साथ में खाना खाते हैं और अपने दिन भर की बातें करते हैं. आफ्टर डिनर माई पेरेंट्स हेल्प अस विद आवर होमवर्क. खाना खाने के बाद मेरे माता पिता जो है हमारा होमवर्क में मदद करते हैं. और वी वॉच टीवी टुगेदर, या फिर हम टीवी साथ में देखते हैं. देन इट्स टाइम फॉर बेड, सो वी कैन वेक अप अर्ली द नेक्स्ट डे एंड डू इट ऑल ओवर अगेन. फिर उसके बाद सोने का टाइम हो जाता है, जिससे कि हम सुबह फिर से उठ के यही सब दोबारा करें. हाउ योर फैमिली रिलैक्सेस ऑन वीकेंड. कैसे आपकी फैमिली जो है वीकेंड पे आराम करती है. ऑन वीकेंड्स माय फैमिली लाइक्स टू रिलैक्स एंड स्पेंड टाइम टुगेदर. वीकेंड पे जो मेरी फैमिली है उसे आराम करना और साथ में समय बिताना पसंद है. वी यूजुअली स्टार्ट द डे with a big breakfast and then go for a walk or bike ride in the park. हम जो है दिन की शुरुआत साथ में करते हैं एक बड़े से नाश्ते के साथ, और उसके बाद या तो हम वॉक पे जाते हैं या फिर हम पार्क में जाके साइकिल चलाते हैं. Sometimes we play board games or watch movies together. कभी कभी हम या तो गेम्स खेलते हैं या फिर साथ में मूवी देखते हैं. We also like to try new things like cooking new recipes or going on a day trip to nearby town. हमें नई नई चीजें करना भी पसंद है, जैसे कि कोई नई रेसिपी ट्राई करना या फिर पास के शहर में डे ट्रिप के लिए जाना घूमने के लिए. If the weather is nice, we might have a picnic or go swimming at the beach. अगर मौसम अच्छा होता है तो हम पिकनिक के लिए भी जाते हैं या फिर बीच पे जाते हैं स्विमिंग के लिए. We try to keep things fun and relaxed on the weekends so that we can recharge our batteries for the week ahead. हम ट्राई करते हैं कि हमारा जो वीकेंड है वो बहुत ही आराम से बीते और उसमें हम बहुत ही अच्छा फन करें, हम बहुत मजा करें, ताकि जो है हम अगले हफ्ते के लिए अपने आप को तैयार कर सकें. When you go for a picnic, what and how do you enjoy? जब आप पिकनिक पे जाते हो तो आप कैसे मजा करते हो? When I go for a picnic, I like to bring some of my favorite foods and snacks like sandwiches, fruits, chips and cookies. जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो मुझे अपना फेवरेट खाना लाना बहुत पसंद है, जैसे कि सैंडविच, फ्रूट चिप्स और कुकीज. तो मैं ये सारी चीजें जो है लेके जाती हूँ. I also like to bring a blanket to sit on and some games to play with my friends or family. और मुझे पसंद है कि मैं एक ब्लैंकेट लेके जाऊं ताकि मैं उसे जमीन पे बैठा बिछा के उस पे बैठ के गेम्स खेल सकूं. तो मैं कुछ गेम्स भी लेके जाती हूँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए, जिसके साथ भी मैं पिकनिक पे जा रही हूँ. Some fun games to play at a picnic include frisbee, football और catch. कुछ फन गेम्स जो है पिकनिक पे खेलने के लिए हैं फ्रिस्बी, फुटबॉल या फिर कैच, बॉल को फेंकना और कैच करना. If there is a lake or river nearby, I like to go swimming. अगर हम किसी नदी के पास जो है पिकनिक कर रहे हो तो मुझे तैरना पसंद है. I also enjoy taking a walk in nature and exploring the area around me.
मुझे पसंद है कि मैं वॉक भी करूं, तो अगर मैं किसी अच्छी जगह जाती हूँ तो मैं वहां पे आसपास का जगह जो है वो एक्सप्लोर भी करती हूँ वॉक करके। पिकनिक्स आर अ ग्रेट वे टू स्पेंड टाइम विद लव्ड वंस एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड अस। पिकनिक जो है वो बहुत अच्छा तरीका है अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का और जो है प्रकृति को एंजॉय करने का। Do you spend time admiring and thinking over the beauties of nature? Elaborate your response. क्या आपको जो है प्रकृति को देखना, उसे एडमायर करना, ये आपको पसंद है? आई लाइक स्पेंडिंग टाइम एडमायरिंग नेचर। मुझे जो है प्रकृति को देख के जो है समय बिताना पसंद है। नेचर इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर, बर्ड्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मोर। जो प्रकृति है वो बहुत सारी खूबसूरत चीजों से भरी हुई है, जैसे कि पहाड़ हैं, बहुत सारे जंगल हैं, नदियां हैं, सुंदर सुंदर चिड़िए हैं, पेड़ हैं, जानवर हैं, और कितनी सारी चीजें होती हैं प्रकृति में। इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम आवर बिजी लाइव्स एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउंड अस। ये जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी में से थोड़ा सा टाइम निकालें और जो है जो प्रकृति की खूबसूरती है उसे एंजॉय करें। वी कैन गो फॉर अ वॉक इन द पार्क, हाइक इन द माउंटेन्स, और सिंपली सिट आउटसाइड एंड लिसन टू द बर्ड्स सिंगिंग। हम जो है पार्क में वॉक के लिए जा सकते हैं, पहाड़ पे हाइक के लिए जा सकते हैं, पहाड़ चढ़ने के लिए, या फिर सिर्फ बाहर बैठ के ही चिड़ियों के गाने भी सुन सकते हैं। By doing so, we can find a sense of calm and relaxation that can help us deal with the stresses of modern life. जब हम ऐसा करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सब कुछ कितना अच्छा है, आपको बहुत ही शांति का अनुभव होगा जब आप ऐसे जो है नेचर के पास होगे। तो इससे क्या है, आपकी जिंदगी में जितना भी स्ट्रेस है वो सब जो है चला जाएगा, आपको मदद मिलेगी उससे डील करने में। So yes, I think it's important to spend time admiring and thinking over the beauties of nature. तो हाँ, मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि हम थोड़ा सा समय बिताएं प्रकृति के साथ और प्रकृति को निहारें, उसे देखें कि कितनी खूबसूरत धरती भगवान ने बनाई है। इट्स गुड फॉर आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये हमारे दिमागी और शारीरिक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। Number two, when a poet, writer attempts to describe something in words so that it appeals to our five senses, she has used a device called imagery. तो जब कोई कवि या लेखक जो है ऐसा कुछ ट्राई करे शब्दों में लिखने का जिससे कि जो है आपके सेंसेस जो है वो जाग जाए, तो उसे कहते हैं इमेजरी। जैसे कि अगर वो कुछ ऐसा डिस्क्राइब करे, आपको लगे कि आप उसे देख रहे हो, वो पिक्चर आपके सामने है। कुछ ऐसा बोले कि आपको लगे आप सच में उसे सूंघ पा रहे हो, वो स्मेल आपको महसूस हो रही है। वो अगर बोले कि नदी बह रही है तो जो आवाज है वो कल कल करती हुई है, तो आपके कानों में वो साउंड आए। आपको अगर वो कुछ ऐसे डिस्क्राइब करे कि ये पत्ती ऐसे छूने में थी, तो आपको लगे आपने सच में उसे छू के देखा। किसी मीठे को डिस्क्राइब करे और आपको लगे कि अरे ये टेस्ट तो सच में मेरे मुंह में ही आ गया। तो अगर कोई भी कवि या लेखक ऐसा कुछ ट्राई करता है जिससे आपके सेंसेस जाग जाएं, उसे कहते हैं इमेजरी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपकी इस कविता में है, कवि ने यूज की है लाइन, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स टू अ chasm deep and vast and wide। तो वो कह रहा है कि एक ऐसी खाई है जो बहुत ही गहरी है, बहुत ही चौड़ी है, और उसमें जो है गोल्डन रंग के डैफोडिल्स, डैफोडिल्स एक टाइप के फूल होते हैं, तो जो गोल्डन रंग के डैफोडिल्स है वो वहां पे भरे हुए हैं, तो वो खाई जो है वो फूलों से भरी हुई है। तो जब वो ये डिस्क्राइब कर रहा है तो आप सच में सोच पा रहे हो कि ऐसी कोई खाई है जहाँ पे पीले रंग के फूल भरे हुए हैं। Go through other poems in your textbook or other books and find out lines that contain imagery. Write them down along with the name of the poem and line stanza number. तो आपकी जो किताब है टेक्स्ट बुक, उसमें आपको बाकी की जो पोएम्स हैं उसमें देखना है कि किस पोएम में इमेजरी यूज हुई है, कौन सी लाइन में। आपको वो पोएम का नाम, उसके लेखक का नाम और वो लाइन लिखनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने आपकी टेक्स्ट बुक में से दो पोएम्स में से जो है इमेजरी के एग्जाम्पल लिखे हैं। पहली है टाइम टू बिलीव। टाइम टू बिलीव में ये तीन लाइनें हैं जहाँ पे इमेजरी का यूज हुआ है। टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड्स। कवि कह रहा है कि भरोसा करने का मतलब है कि आप देखो आसमान में जो बादल हैं उसमें फरिश्ते नाच रहे हैं। तो जब वो ये डिस्क्राइब कर रहा है, आपको सच में इमेजिन हो रहा है कि हाँ, आसमान में अगर बादल होंगे तो उसके ऊपर ऐसे फरिश्ते नाचेंगे। या फिर वो कहे टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून।
to know the value of a nurturing heart, the innocence of a child's eyes and the beauty of an aging hand. तो इन सारी लाइनों में जो है इमेजरी का यूज हो रहा है, वो ऐसे डिस्क्राइब कर रहा है कि आप उसे अपने आंखों में चित्र की तरह देख पा रहे हो। फिर आपकी पोएम है वोकेशन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो लिखी है, उसमें भी ये 3 लाइनें हैं जहाँ पे इमेजरी का यूज हुआ है। द स्काई स्ट्रेचेस आउट बाउंडलेस बिफोर द बर्ड, द गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन, द वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट विद हिज लैंटर्न। तो ये तीनों जो लाइनें, इसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा सच में आप ऐसा देख पा रहे हो कि वॉचमैन जो है वो रात में सड़क पे टहल रहा है लैंटर्न लेके, तो आप ये इमेजिन कर पा रहे हो। तो दिस इज इमेजरी। नंबर 3, प्रिपेयर एन एक्रोस्टिक फ्रॉम द वर्ड लेजर। ये लेजर जो शब्द है, इससे आपको एक्रोस्टिक बनाना है। एक्रोस्टिक क्या होता है? जब आप किसी वर्ड को स्ट्रेट लाइन में लिखो और उसके हर पहले लेटर से एक और वर्ड बनाओ, तो उसे कहते हैं एक्रोस्टिक। एंड जनरली वो किसी थीम पे होता है। तो यहाँ पे थीम उन्होंने क्या दी है? वो काम जो हम अपने फ्री टाइम में करते हैं उसे कहते हैं लेजर। तो एल से होगा लेजिंग अराउंड, यानी ऐसे ही बैठ के आराम करना। एंजॉइंग मूवीज, मूवीज एंजॉय करना। इंडल्जिंग इन हॉबीज, हॉबीज में अपने आप को व्यस्त रखना। स्नूजिंग, सोना। अनवाइंडिंग विद म्यूजिक एंड आर्ट, म्यूजिक एंड आर्ट के साथ आराम करना। रीडिंग स्टोरीज एंड एक्सरसाइजिंग। तो ये है लेजर का एक्रोस्टिक। क्वेश्चंस रिटन ऑन द इंडेंट ऑफ चैप्टर। आपका जो चैप्टर है उसके हर पेज पे मार्जिन में जो क्वेश्चंस हैं वो वाले सॉल्व करते हैं। नंबर 1, व्हाट डज द पोएट वांट अस टू स्टेयर एट एंड गेन फ्रॉम इट? कवि क्या चाहता है कि हम किस चीज की तरफ देखें और उससे हमें क्या मिलेगा? द पोएट वांट्स अस टू स्टॉप एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड एवरीडे लाइफ, लाइक फील्ड्स, ट्रीज इन द मॉर्निंग। कवि ये चाहता है कि हम रुक के जो है प्रकृति की खूबसूरती और जो हमारी रोज की जिंदगी है उसमें जो खूबसूरती है हम उसे देखें, जैसे कि मैदान है, पेड़ हैं और सुबह है। तो हम इन सब चीजों की खूबसूरती देखें। By doing this, he wants us to feel a sense of peace and happiness, enriching our lives and helping us appreciate the simple joys around us. ये सब करने से जो है वो चाहता है कि हमें जो है शांति का अनुभव हो, हमें खुशी मिले ये सब देख के, और हमारी जिंदगी जो है वो और अच्छी हो जाए। वो चाहता है कि जिंदगी में जो छोटी छोटी खुशियां हैं हम उन्हें भी अप्रिशिएट करना सीखें, उनकी भी वैल्यू पहचानें। लिस्ट द ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर दैट वी ओवरलुक। प्रकृति में कौन सी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं? द ब्यूटिफुल थिंग्स इन नेचर दैट वी ऑफन ओवरलुक आर, प्रकृति की वो चीजें जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं वो हैं द काउज एंड शीप एंजॉइंग द शेड, गाय और भेड़ बकरियां जो हैं वो छांव का आनंद ले रही हूँ। द स्ट्रीम्स ट्विंकलिंग लाइक स्टार्स, जो पानी के झरने जो हैं वो तारों की तरह चमक रहे हैं। स्क्विरल्स हाइडिंग नट्स इन ग्रास, जो गिलहरियां हैं वो घास में नट्स छुपा रही हैं। द ट्रीज एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, खूबसूरत पेड़ और खूबसूरत फूल। तो ये सब जो प्रकृति की चीजें हैं इन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। नेक्स्ट इज इंग्लिश वर्कशॉप। नंबर 1, से वेयर, बताइए कहाँ पे। डू द काउज एंड शीप स्टैंड, गाय और भेड़ कहाँ खड़ी होती हैं? द काउज एंड शीप स्टैंड बीनीथ द बाउस, वो पेड़ों के नीचे खड़ी होती हैं। डू स्क्विरल्स स्टोर देयर फूड, गिलहरियां अपना खाना कहाँ स्टोर करती हैं? स्क्विरल्स स्टोर देयर नट्स इन ग्रास, वो घास में इकट्ठा करती हैं। डू स्टार्स शाइन इन द डे टाइम, दिन में तारे कहाँ चमकते हैं? द स्ट्रीम्स रिफ्लेक्ट स्टार्स इन द डे टाइम, दिन में जो है जो पानी की धाराएं हैं वो तारों की तरह चमकती हैं। डज ब्यूटी स्माइल बिगिन, ब्यूटी की हंसी कहाँ से स्टार्ट होती है? ब्यूटी स्माइल बिगिंस विद हर आईज, उसकी आंखों से स्टार्ट होती है उसकी हंसी। Number 2, think and answer in your own words. What could have inspired the poet to compose this poem? Do you think it relates to our present day life? Defend your choice. आपको क्या लगता है कौन सी चीज ने कवि को प्रेरणा दी होगी ये कविता लिखने के लिए? और क्या आपको लगता है कि ये हमारी आज की जिंदगी से संबंधित है, आज की जिंदगी से रिलेटेड है ये कविता? The poet was likely inspired to write leisure because he saw how people were always busy with work and life, missing out on the beauty of the world. मुझे ऐसा लगता है कि कवि को जो है प्रेरणा मिली होगी ये कविता लिखने की, ये देख के कि आज की जिंदगी में जो है लोग कितने बिजी हैं अपने काम से,
उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो दुनिया की खूबसूरती को देख पाए। तो ये सब देख के जो है उसे कविता लिखने की प्रेरणा मिली होगी। यस, द पोएम रिलेट्स टू आवर प्रेजेंट डे लाइफ। हाँ, ये कविता जो है हमारी आज की जिंदगी से रिलेटेड है। इन आवर फास्ट पेस्ड वर्ल्ड filled with work and technology, people still need to take time to relax and enjoy nature, just as the poem suggests. आज की जो हमारी फास्ट पेस लाइफ है, मतलब कितनी तेज जिंदगी है आज के टाइम में। सब जो है बिजी हैं काम में, टेक्नोलॉजी में, सब लोग अपने फोन में बिजी हैं, कोई काम में बिजी है। तो आज की जिंदगी में जरूरी है कि जो है लोग जो है थोड़ा सा टाइम निकालें प्रकृति को एंजॉय करने के लिए, जैसे कि इस कविता में बोला गया है। इट्स इम्पोर्टेंट टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लेजर। ये जरूरी है कि हम काम और आराम के बीच में एक संतुलन बनाएं, which is a lesson that remains relevant today। और ये एक ऐसा पाठ है जो आज के लिए भी जरूरी है, हमारी आज की लाइफ में भी ये जरूरी है कि हम काम और आराम को साथ में रखें, उसमें एक संतुलन बनाएं। Which line proves that in our busy lives we do not even have a fraction of a second to enjoy nature's beauty। कौन सी लाइन है वो जो जो हमें ये बता रही है कि हमारे व्यस्त जीवन में हमारे पास प्रकृति की सुंदरता को आनंद लेने के लिए एक सेकंड का भी टाइम नहीं है। तो वो लाइन जो ये बता रही है वो है नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द पोज। तो ये जो लाइन है ये हमें बता रही है कि हमारे पास आज के समय में एक सेकंड का भी टाइम नहीं है कि हम प्रकृति की खूबसूरती को एंजॉय कर सकें। Beauty in stanza 5 to 6 can refer to a beautiful maiden as well as nature itself. Explain when and how nature dances and also smiles। तो जो स्टैंजा 5 और 6 है उसमें जिस ब्यूटी की बात हो रही है वो एक लड़की भी हो सकती है और वो प्रकृति भी हो सकती है। तो कवि ने दोनों चीजों को ब्यूटी वर्ड से डिफाइन किया है। तो आपको बताना है कि प्रकृति जो है वो कब नाचती है और कब हंसती है। Nature dances when you see things like trees swaying or leaves rustling, and it smiles when you experience moments of tranquility or beauty, like a calm lake or a colorful sunrise। तो प्रकृति जो है वो नाचती है जब आप देखते हो कि जो है पेड़ हिल रहे हैं, पत्तियां जो है वो हिल रही हैं, आवाज आ रही है। तो इसे कहते हैं प्रकृति का नाचना। और प्रकृति हंसती कब है? जब जो है आपको ऐसी चीजें देखने को मिले जो बहुत ही शांत हैं, जो बहुत ही आपके दिल को सुकून पहुंचा रही हैं। तो ऐसी चीजें जब आप देखते हो तो वो उसे कहते हैं प्रकृति स्माइल कर रही है। जैसे कि आप किसी शांत तालाब को देखो या फिर आप जो है बहुत खूबसूरत सनराइज देखो, तो उसे जो है वो स्माइलिंग है नेचर का। The poet is saying that nature is full of these beautiful moments, but our busy lives often make us miss them। तो कवि ये कह रहा है कि जो प्रकृति है वो इन सब खूबसूरत क्षणों से भरी हुई है, पर हमारे पास जो है हमारी बिजी लाइफ में इतना टाइम ही नहीं है कि हम इन सब चीजों को देख पाए, तो हम इन सब चीजों को मिस कर देते हैं। Why does the poet call our life poor? कवि हमारी जिंदगी को गरीब क्यों कह रहा है? The poet calls our life poor because in our hectic and work-focused lives, we miss out on the simple, beautiful moments that make life richer and more fulfilling। कवि हमारी जिंदगी को गरीब इसलिए कह रहा है क्योंकि हमारी ये जो बिजी लाइफ है जिसमें हमारे पास सिर्फ काम ही काम है, हम सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं। हम जिंदगी की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, जो खूबसूरत क्षण जो जिंदगी में है, हम उन सबको जो है मिस कर देते हैं। हम देख ही नहीं पाते हैं कि जिंदगी में और क्या अच्छा हो रहा है, हम बस अपने काम में बिजी रहते हैं। तो अगर हम जो है उन चीजों पे भी ध्यान दें तो हमारी जिंदगी जो है वो और ज्यादा अमीर हो जाएगी, और ज्यादा फुलफिलिंग हो जाएगी, वो भर जाएगी खुशियों से। Our lives are poor because we often overlook the beauty around us। हमारी जिंदगी गरीब इसलिए है क्योंकि हम जो है अक्सर अपने आसपास की खूबसूरती को जो है अनदेखा कर देते हैं। You have learned that when a human attribute is given to anything that is not a human being, or it is spoken of as a person, the figure of speech used is called personification। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है? जब आप किसी चीज को जो इंसान नहीं है आप उसे ऐसे डिस्क्राइब करो कि वो इंसान है, आप उसे कोई ऐसी खूबी दे दो कि आप कह दो ये पेड़ हंस रहा है या फिर आसमान मुस्कुरा रहा है। तो ये चीजें जो है ये इंसान नहीं है, बट आपने जो है इनको इंसानी खूबी दे दी कि हंस रहा है मुस्कुरा रहा है। तो इस फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, जब आप किसी चीज की बात ऐसे करो जैसे कि वो इंसान है। तो आपको दो एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन के पोएम में से लिखने हैं।
तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं. एंड वॉच योर फीट हाउ दे कैन डांस और एनरिच दैट स्माइल हर आईज began. In these lines, the poet is suggesting that nature has a personality and can express emotions like a human being. तो ये जो लाइंस हैं इसमें कवि ये बता रहा है कि जो नेचर है उसका भी एक व्यक्तित्व है और वो भी जो है अपने इमोशंस जो है अपनी फीलिंग्स जो है वो इंसानों की तरह बता सकता है. He is describing how leaves and branches sway in the wind and how the sun shines down on the earth, creating a beautiful smile-like effect. तो वो कह रहा है कि कैसे जो है पत्तियां और जो टहनियां हैं पेड़ की वो जो है हवा में जब वो इधर से उधर हिलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो नाच रही हैं. और जब जो है आसमान से सूरज जो है धरती के ऊपर चमकता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो मुस्कुरा रहा है. तो ये जो चीजें हैं नाचना और मुस्कुराना ये ह्यूमन की खूबी है जिसे जो है उसने पेड़ों को और आसमान को दे दिया है. तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन. Pick out from the poem two examples of each of the following figure of speech. अब आपको जो बाकी के फिगर ऑफ स्पीच हैं जो इन्होंने यहाँ पे दिए हैं इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं. तो पहला है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन होता है जब जो है कोई साउंड जो है वो सेंटेंस में रिपीट हो रहा हो तो उसे कहते हैं एलिट्रेशन. और वो जो है जनरली कॉन्सोनेंट साउंड होता है. तो यहाँ पे उसके लिए एग्जाम्पल्स हैं नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास. यहाँ पे डब्ल्यू का साउंड रिपीट हो रहा है. वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग. यहाँ पे एस का साउंड रिपीट हो रहा है. तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. नेक्स्ट आपको सिमिली के दो एग्जाम्पल देने हैं. तो यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन दे रखी है सिमिली की या फिर मेटाफर की आपको ये डेफिनेशंस नहीं लिखनी है अपनी बुक में. आपको सिर्फ आंसर्स लिखने हैं यानी कि जो लाइन जो है जो एग्जाम्पल्स हैं सिमिली के या मेटाफर के पोएम में से. ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है. तो सिमिली क्या होता है. सिमिली कंपेयर्स टू डिसिमिलर थिंग्स यूजिंग लाइक और एज. जब आप दो अलग अलग चीजों की तुलना करते हो एंड यूजुअली आप वर्ड्स यूज करते हो लाइक या एज जैसे तो उसको कहते हैं उस फिगर ऑफ स्पीच को सिमिली. तो पोएम में से दो एग्जाम्पल हैं streams full of stars like skies at night. In these lines the poet is using similes to compare streams to night sky. जो लाइन है इसमें कवि जो है वो जो पानी की धारा है उसे रात के आसमान के से कंपेयर कर रहा है. तो वो कह रहा है कि जो पानी की धारा है वो दिन में ऐसे चमकती है जैसे रात में आसमान चमकता है. No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. Here the poet compares the woods to a place where squirrels hide their nuts in the grass. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम जो है जिन जंगलों से हम गुजर रहे हैं उन्हें हम देख सकें जहाँ पे जो गिलहरियां हैं अपने नट्स छुपाती हैं घास में. तो यहाँ पे वो घास को कह रहा है कि वो जंगलों जैसे है. तो जंगल और घास को वो आपस में कंपेयर कर रहा है. तो इसलिए यहाँ पे सिमिली यूज हुआ है. यहाँ पे उसने एग्जैक्टली लाइक या एज जैसा वर्ड यूज नहीं किया है बट यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है घास का और जंगल का. मेटाफर. मेटाफर क्या होता है. मेटाफर इज द डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ डिसिमिलर थिंग्स टू क्रिएट मोर विविड इमेजरी और अंडरस्टैंडिंग. जब आप किसी चीज की किसी चीज से डायरेक्ट कंपैरिजन कर दो. यहाँ पे क्या है आप बता रहे हो कि वो उसके जैसा है बट यहाँ पे आपने कह दिया कि वो वही है. जैसे कि यहाँ पे वो कह रहा है नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लांस. तो ये जो ब्यूटी है यहाँ पे वो एक लड़की की भी बात कर रहा है और वो जो है नेचर की खूबसूरती को भी कह रहा है. तो वो ये कह रहा है कि नेचर की खूबसूरती बिल्कुल एक लड़की की तरह है. तो यहाँ पे वो तुलना जो है एग्जैक्ट उसी शब्दों में हो गई है कि नेचर जो है वो लड़की ही है. तो जब ऐसा डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो उसे कहते हैं मेटाफर. जहाँ पे आप किसी चीज को किसी चीज की तरह नहीं कह रहे हो आप उसे वो चीज ही कह रहे हो कि नेचर जो है वो लड़की ही है. कोई खूबसूरत लड़की जो है वो नेचर है ऐसे उसने कह दिया है. या फिर ये लाइन enrich the smile her eyes began. Here the blooming of flowers has been directly compared to a woman smiling. यहाँ पे जो है जो फूल खिलते हैं उसे वो कह रहा है कि ऐसा लगता है जैसे कोई औरत हंस रही हो. तो फूल खिलने को डायरेक्टली औरत के हंसने से कंपैरिजन कर दिया है बट ऐसा नहीं बोला है कि वो उसकी तरह है. उसने कह दिया है फूल खिलना किसी औरत के हंसने की तरह है. तो डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया है इसलिए यहाँ पे मेटाफर है. The poet opens his poem with a question. Is the question asked to receive some answer? No. It is a question used to emphasize and stress upon the fact that modern man has no time to enrich his life from nature.
तो आपने देखा होगा कि ये जो कविता है, इसमें जब कवि ने इस कविता की स्टार्टिंग की है तो उसने स्टार्टिंग में ये एक सवाल पूछा है। बट ये सवाल क्या उसने इसलिए पूछा है कि आप इसका जवाब दो? नहीं, उसने ये सवाल सिर्फ इसलिए पूछा है जिससे वो जो है वो इंसान की जो फितरत है, जिसमें जो है वो प्रकृति को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, इस चीज पे वो ज्यादा जोर दे पाए। तो जब आप ऐसे सवाल पूछो जिसके आपको जवाब नहीं चाहिए, आप सिर्फ वो सवाल पूछ रहे हो ये दिखाने के लिए कि इस चीज पे ज्यादा जोर देना है, मुझे ये जो मेरा पॉइंट है इस पे ज्यादा जोर देने के लिए। जैसे कि आपकी मम्मी आपको बोले आज तो तुम पढ़ाई करोगे नहीं, तो ये मम्मी आपसे सवाल पूछ रही है पर उन्हें इसका जवाब नहीं चाहिए, राइट? उन्हें पता है तुम नहीं करने वाले हो पढ़ाई, बट वो तुमसे ये पूछ रही है ताकि वो इस बात पे जोर दे सके, तुम्हें बता सके कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो जब आप ऐसा कोई सवाल पूछो जिसका आपको जवाब नहीं चाहिए, तो उसको कहते हैं, उस फिगर ऑफ स्पीच को, इंटेरोगेशन या रिटोरिकल क्वेश्चन। यानी वो ऐसा सवाल जिसका जवाब मुझे नहीं चाहिए, जवाब मुझे ऑलरेडी पता है, मैं सिर्फ अपना पॉइंट पुट अप करने के लिए वो सवाल पूछ रही हूँ। तो आपको कविता में से जो है, आपकी जो कविता है द पिलग्रिम, उसमें से इंटेरोगेशन के एग्जाम्पल लिखने हैं। तो यहाँ पे जो है इंटेरोगेशन का एग्जाम्पल, आपकी जो पोएम है पिलग्रिम, उसमें से है, व्हाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हेयर, अ क्वेश्चन इज आस्क्ड टू एम्फसाइज एन आइडिया। यहाँ पे जो कवि ये सवाल पूछ रहा है कि यहाँ पे तुम ये जो बिल्डिंग बना रहे हो, यहाँ पे ये जो तुम बना रहे हो, ये जो पुल है, इसे बना के तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? तो ये जो सवाल है ये वो उससे इसलिए नहीं पूछ रहा है कि उसे जवाब मिले, वो बस उसे ये बताना चाह रहा है कि ये जो तुम बना रहे हो इससे तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये पॉइंट पुट अप करने के लिए उसने ये सवाल लिखा है। Say where the images from nature given in the poem exist। आपको बताना है कि ये जो कवि ने कविता में जो इमेजेस बताई हैं ये कहाँ पे हुई हैं, जैसे कि ये धरती पे हैं, आसमान पे हैं या पानी पे हैं। सो द फर्स्ट वन इज beneath the boughs, जो पेड़ है उसके नीचे। तो ये कहाँ पे हुआ? लैंड पे, राइट? पेड़ तो जमीन पे ही होते हैं। स्क्विरल हाइड नट्स इन ग्रास, ये कहाँ पे होगा? लैंड पे, क्योंकि घास तो जमीन पे ही है। स्ट्रीम्स इन डे टाइम कहाँ हुआ? पानी में। स्ट्रीम्स की बात हो रही है, पानी की धारा की बात हो रही है। स्टार्स स्काईज एट नाइट, ये कहाँ हुआ? आसमान में। नंबर 5, मेक अ पैराफ्रेज ऑफ द पोएम लेजर इन योर ओन सिंपल वर्ड्स, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। आपको लेजर जो कविता है उसका पैराफ्रेज लिखना है। पैराफ्रेज मतलब जब आप किसी कविता को अपने शब्दों में लिखो। तो इसका आंसर है, पोएम लेजर बाय डब्ल्यू एच डेविस इज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर इन मैंस लाइफ। ये कविता किस चीज के बारे में है? ये कविता है इंसान की जिंदगी में आराम की इम्पोर्टेंस के बारे में। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 7 कपलेट्स। इस कविता में जो है 7 दोहे हैं। दोहे क्या होते हैं? जब आप जो है किसी कविता में दो दो लाइन के स्टैंजास करो उसे कहते हैं दोहे, जैसे कि कबीर के दोहे होते हैं। In the first couplet, the poet says, "Men are so busy that they don't even have the time to simply stand and stare at the simple things of nature." जो पहला दोहा है उसमें कवि कह रहा है कि इंसान इतना बिजी है कि उसके पास इतना भी समय नहीं है कि वो रुक के जो है प्रकृति को निहारे। In the second couplet, he says, "A man who has no time to stand idly under a shady tree and stare at cows and sheep grazing, that man's life is full of burdens and tensions." दूसरा जो दोहा है उसमें कवि कह रहा है कि वो इंसान जिसके पास इतना भी समय नहीं है कि वो एक पेड़ के नीचे खड़े होके गाय और भेड़ों को चरते हुए देखे, उसकी जिंदगी तो बहुत ही बोझों से भरी हुई है और उसमें बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत स्ट्रेस की लाइफ है उसकी। In the third couplet, he says, "A man who has no time to see the beauty of woods, such as watching the squirrel hide nuts under grass while he is passing through it, then his life is full of cares." तीसरा जो दोहा है उसमें वो कह रहा है कि वो इंसान जिसके पास इतना भी समय नहीं है कि वो जंगल की खूबसूरती देखे, या फिर वो ये देखे कि एक गिलहरी जो है वो घास में अपने नट्स छुपा रही है, तो उसकी जिंदगी तो बिल्कुल ही चिंताओं से भरी हुई है। फुल ऑफ केयर्स का मतलब होता है कि किसी की जिंदगी जो है चिंताओं से भरी हुई हो। इन द फोर्थ कपलेट, द पोएट सेज, "A man who is too busy and occupied to look at the beauty of star-studded sky at night, his life is empty of joy." तो जो चौथा दोहा है उसमें कवि कह रहा है कि वो इंसान जो इतना बिजी है कि उसके पास रात का आसमान देखने के लिए भी समय नहीं है, उसकी जिंदगी जो है वो खुशियों के बिना ही है, उसमें खुशियां हैं ही नहीं। In the fifth couplet, the poet says, "A man who has no time to enjoy the beautiful smile and light walk of a beautiful girl is leading a meaningless life."
जो पांचवा दोहा है उसमें कवि कह रहा है कि वो इंसान जिसके पास इतना भी समय नहीं है कि वो एक खूबसूरत लड़की को चलते हुए उसकी खूबसूरती देखे या फिर उसकी हंसी को देखे, उसकी जिंदगी जो है वो अर्थहीन है, उसमें कोई मतलब ही नहीं है। In the sixth couplet, he says, a man who can't see the smile of a beautiful girl that originates from the eyes and travels to mouth, making her beautiful, is leading a stressful life. जो छठा दोहा है उसमें कवि कह रहा है कि वो इंसान जो जो है एक खूबसूरत लड़की की हंसी भी ना देख पाए, जो कि उसकी आंखों से शुरू होके उसके मुंह तक आ रही है, अगर वो उसकी हंसी भी नहीं देख पा रहा है तो वो अपनी जिंदगी बहुत ही स्ट्रेस में जी रहा है। In the last couplet, the poet says, a man who has no leisure to do the above mentioned things is leading a poor life. जो आखिरी दोहा है उसमें कवि कह रहा है कि वो इंसान जिसके पास आराम के लिए जरा सा भी समय नहीं है और जो इन सब में से कोई भी चीज नहीं कर सकता है, वो बहुत ही गरीब जिंदगी जी रहा है। तो कवि कह रहा है कि हमें जो है जिंदगी का आनंद लेना चाहिए, हमें थोड़ी देर रुक के जो है प्रकृति को देखना चाहिए, चीजों को एंजॉय करना चाहिए, हमेशा बिजी नहीं रहना चाहिए काम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।